चलिए पढ़िए बेटा क्वेश्चन। एक्सपर्ट बायोट-सेवर्ट लॉ एक्सप्रेस Express Biot-Savart law in the vector form. Use it to obtain the expression for the magnetic field at an axial point distance d from the center of a circular coil of radius r carrying current I. Also find the ratio of magnitudes of the magnetic field of this coil at the center and at an axial point. हाँ, तो देखिए एट एट सेंटर एन एक्चुअल पॉइंट फॉर विच आर एक्स इक्वल टू आर बाई थ्री। तो तीन पार्ट में हमें क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले बोला गया कि बायोट-सेवर्ट लॉ को आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। दूसरा कह रहा है कि आर एक्सिस के आर कॉइल है, रेडियस आर है, जिसके सेंटर से डी डिस्टेंस पर आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों ये वाला सेकंड वाला पार्ट। आई होप आप जानते होंगे कि सेकंड वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मैंने बताया भी है कि इसको करके जाइएगा, ये आता ही एग्जाम में। ठीक है ना। Yes, sir. गुड इवनिंग श्रुति। Good evening, sir. ओके, एंड जो थर्ड पार्ट है अपना वो है, थर्ड पार्ट है इसमें कि आपको कह रहा है कि सेंटर से लेके आर एक्स इक्वल टू आर रूट थ्री पर आपको जो है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्वाइल एट सेंटर एंड एक्सियल पॉइंट, मतलब दो डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एक सेंटर पर और एक आर रूट थ्री पर। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गए बच्चों तीनों? Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो ये देखिए, सबसे पहला है वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। तो बच्चों वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ क्या हुआ करता है? वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ होता है dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। बेटा r कैप अपॉन r क्यूब होता है, ये लिख लीजिए। क्या होता है वेक्टर फॉर्म बेटा? dB वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है ना, या तो I या तो कर दो dl क्रॉस r, dl क्रॉस r ये चल जाएगा, है ना। आइडियल क्रॉस r अपॉन r स्क्वायर चल जाएगा। अगर आप r कैप कर रहे हो बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? r क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप r कैप कर रहे हो तो आपको r क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि r कैप इज इक्वल टू होता है वेक्टर r अपॉन मॉड r। तो म्यू नॉट अपॉन 4 Yes, पाई sir. आइडियल क्रॉस r अपॉन r स्क्वायर, है ना। या लिख लो dB इक्वल्स टू dB इक्वल्स टू dB वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई I ब्रैकेट में dl क्रॉस r कैप, dl क्रॉस r कैप अपॉन r का क्यूब, dl क्रॉस r कैप अपॉन r क्यूब। ठीक है। सर सर ये जो DL क्रॉस R वेक्टर है सर, इसमें सर एक्स्ट्रा R नहीं हो गया फिर? सर सर DL साइन थीटा इंटू R भी होगा सर, तो फिर सर ऊपर एक्स्ट्रा R नहीं आ गया सर? R स्क्वायर तो बैलेंस ही नहीं कर पाएगा। आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पे जो है आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, हाँ क्रॉस एक्सक्यूज मी सर, हाँ मैं बस 2 मिनट में वापस ज्वाइन करती हूँ सर। ओके ओके। dB इक्वल टू म्यू आइडियल क्रॉस आर कैप अपॉन आर क्यूब। यदि आर क्यूब को ब्रेक करते हैं तो आर कैप इक्वल्स टू वेक्टर आर अपॉन मॉड आर हो जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता था? dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए हम अगर हम आई क्रॉस डीएल कर देते थे तो आइडियल साइन थीटा क्या हो जाता था? आइडियल क्रॉस आर, ओके 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 ओके, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। आइडियल क्रॉस आर, आइडियल क्रॉस आर कैप, आइडियल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप इक्वल टू वेक्टर अपॉन मॉड आर। हाँ ठीक है, सही, चलो
बेटा यहाँ पे आर वेक्टर हो जाएगा। Yes, sir. चलो ठीक है, और यहाँ पे आर कैप होता है। यस ठीक है, ये हाँ सर। हाँ, तो ये इसने पूरा सही नहीं लिखा है, कंफ्यूज हो गए बच्चे ने। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि जो डायरेक्शन हुआ करती है आपको याद होगा, ये डायरेक्शन का फंडा लगता है यहाँ पे, ये डायरेक्शन होती है आइडियल की और यहाँ से यहाँ तक होता है आर वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा आर कैप, और इस दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट में मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जाता है, तो जो डायरेक्शन होती है वो आइडियल के और आर कैप के परपेंडिकुलर होती है। यस और नो? Yes, sir. तो ये फॉर्मूला बनता है dV इज इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। तो फर्दर आर कैप को तोड़ोगे तो मॉड वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब बन जाएगा, तो इसको लिख सकते हो आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। चलिए नोट करिए, ठीक है, नोट करिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलिए, क्लियर हो गया? हेलो, हाँ जी बोलिए, क्लियर हो गया? सर वो दोबारा समझा दीजिए। ओके देखिए, यस देखिए, तो यहाँ पे जैसे बायोट-सेवर्ट लॉ है, बायोट-सेवर्ट लॉ का हमसे वेक्टर फॉर्म पूछा गया है, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पे है I, एक्चुअली ये फॉर्मूला क्या होता था देखिए dB का, जो वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला पहले स्केलर फॉर्म में देख लो, तो dB इक्वल्स टू हुआ करता था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड I dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये हुआ करता था। अब इसे हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो आपको याद होगा जो dB की डायरेक्शन होती थी वो परपेंडिकुलर जाया करती थी, परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन या आउटसाइड द प्लेन। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट बनता था, एक तो ये करंट एलिमेंट था तो आइडियल, बट ऊपर कोई मैग्नीट्यूड आर का है नहीं, तो हम इसके मैग्नीट्यूड को अनचेंज रखने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते थे? आर कैप से। तो जो इसका वेक्टर फॉर्म बनता था बेटा वो बना करता था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर कैप, ये बनता था बच्चों, लिखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है रीना? ठीक सर। क्योंकि जो आप कह रहे थे ना कि सर अगर आर वेक्टर का चेंज करोगे तो वो तो बदल जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में तो आर स्क्वायर बस नीचे आता था, तो वहां पर हम आर कैप का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना? तो dv वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई क्या dl क्रॉस आर कैप, बोलो यस, अपॉन Yes, sir. आर का स्क्वायर, अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है इतना। अब आप आर कैप को Yes, क्या sir, लिख सकते हो? अब आप आर कैप को लिख सकते हो वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। तो फर्दर ये क्या ब्रेक में हो जाएगा? तो यहाँ पे ये आर कैप नहीं होगा, ये आर क्यूब में ब्रेक कर रहा हो बेटा, तो ये वेक्टर आर हो जाएगा, क्योंकि आर कैप इक्वल टू होता है वेक्टर आर अपॉन मॉड आर, होता है ना बेटा? Yes, sir. तो ये ब्रेक हो जाएगा, हाँ तो ये ब्रेक हो जाएगा आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। यस, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर, आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। डन? Done, sir. चलिए बहुत अच्छी बात। ओके तो देखिए यहाँ पे पहला हो गया कि बायोट-सेवर्ट लॉ को अपन को वेक्टर फॉर्म में लिखना था, तो बायोट-सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म ये जनरेट हो गया। दूसरा क्या कहा गया है? आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है बच्चों, तो मैं आपको याद दिला देता हूं, ये आपके पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप होता है बच्चों, जिसमें से करंट आई फ्लो हो रही होती है। तो यहाँ पर एक छोटा सा लेंथ ले लो, डिफरेंशियल लेंथ dl, यहाँ पे भी लेंथ सेगमेंट dl, तो dl वेक्टर यहाँ से और dl वेक्टर ये बन जाएगा, करंट की डायरेक्शन में होता है आइडियल, आपको याद होगा।
अगर करंट आई जा रही हो और डीएल लेंथ इसमें से जा रही हो तो जो करंट एलिमेंट वेक्टर बनता है दैट इज इक्वल टू आईडीएल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। हाँ ठीक है। यस सर। हाँ अब बच्चों देखिए यहाँ पर ये 2D में रखा हुआ है तो इसका जो मैग्नीट्यूड टूटेगा बच्चों डीबी का ऊपर की तरफ यहाँ टूटता है और ये एंगल अगर कितना है थीटा तो 3D में ये एंगल भी बनता है बच्चों थीटा। तो दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक टूटेगा डीबी कॉस थीटा, एक टूटेगा डीबी साइन थीटा। ठीक है ना, ये इसका ये db1 है तो ये db1 ले लो, बट मैग्नीट्यूड वाइज db1 और db2 इक्वल होंगे क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है। अब दूसरा कंपोनेंट देखिए बेटा ये d डिस्टेंस पर है तो db2 टूटेगा, db2 का कंपोनेंट जो है फिर से अगर ये एंगल थीटा है यहाँ पे तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा अपने पास थीटा। तो दो कम यहाँ नीचे की तरफ टूट गया db2 cos थीटा और यहाँ db2 sin थीटा, बट मैग्नीट्यूड वाइज db1 इक्वल टू हो जाएगा db2। तो ये साइन साइन वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बोलो? यस सर हो जाएंगे। यस सर। तो लिखा हुआ है वी नो दैट एट द पॉइंट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड गेट कैंसल्ड। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है db1 cos थीटा एंड db2 cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड मस्ट कैंसल्ड एंड वी मस्ट फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करना पड़ेगा db sin थीटा। तो sin थीटा इससे निकल जाएगा, परपेंडिकुलर है r और हाइपोटेनस बनेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना श्रुति? यस सर। चलिए तो सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो db इज इक्वल टू, हाँ db इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास db इज इक्वल टू पहले कंपोनेंट निकालते हैं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये एक कंपोनेंट साइन कंपोनेंट निकल गया db का। यस सर। हाँ बच्चों ये जो एंगल है ये साइन थीटा यहाँ पे 90 रख दो क्योंकि ये एंगल इतना पतला कम रहेगा कि ये एंगल 90 बनेगा तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक, ठीक है ना। अब इस बच्चे ने एक गलती करी है, देखो यहाँ पे गलती करी है। क्या गलती करी है इस बच्चे ने? बेटा जो अपने पास एक्चुअली जो थीटा कंपोनेंट हुआ करता है वो जो आइडियल साइन थीटा लगता है वो यहाँ वाले के लिए लगता है क्योंकि डीएल लेंथ ये है, आइडियल लेंथ ये है, आइडियल लेंथ ये है। तो ये जो कंपोनेंट लगा करता है करंट का आर वेक्टर के साथ आइडियल क्रॉस आर, आर तो ये जाएगा तो यहां पर लगता है तो ये एंगल 90 डिग्री होता है। अब इसको एक्चुअली फाई मानना चाहिए था तो ये एंगल बनता है, जब मैंने आपको कराया था कॉपी में वो कराया था db sin फाई और db cos फाई, दो कंपोनेंट मैंने जो कराए थे। तो इसने ये वाला थीटा और ये वाला थीटा दोनों को सेम लेकर के इस थीटा को इस थीटा के इक्वल ले लिया है। तो फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि ये थीटा जो होता है ये 90 डिग्री हुआ करता है। बच्चों समझ में आया हम क्या बोल गए? सर एक बार रिपीट कीजिए। चलो देखो 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 जो फॉर्मूला अपने पास निकलता है ना आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर डीबी का, ये देखो ये जो फॉर्मूला निकलता है डीबी इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन 4 पाई अपॉन आर स्क्वायर। जो डीबी का मैग्नीट्यूड होता है जिसमें आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बोलो यस। यस सर। बच्चों ये जो यहाँ पे थीटा होता है ये किसका एंगल होता है? ये एंगल जो हुआ करता है ये करंट एलिमेंट का जो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला आर वेक्टर होता है उसके साथ का हुआ करता है। बोलो हाँ। हाँ सर। तो ये बच्चा यहाँ पे लिखते समय कंफ्यूज हो गया है। इसने क्या किया है, इसने ये जो ऊपर वाला एंगल है इसको थीटा मान लिया है, ये वाला एंगल, ये थीटा अलग है। एक्चुअली इसको फाई लेना था। मैं ये कह रहा था
कि इसको फाई लेना था, तो जो कंपोनेंट टूटता वो आपका टूटता डीबी कॉस फाई और नीचे डीबी कॉस फाई, और यहां पर आता डीबी साइन फाई और डीबी साइन फाई। आया समझ में मैं क्या कह रहा हूं? हाँ सर आ गया। क्योंकि थीटा ये वाला एंगल है और ये टेंजेंट बनती है, तो थीटा यहाँ पे टेंजेंट कितनी डिग्री होती है? 90 डिग्री। तो वो तो 1 हो जाएगा, वो जो अपने पास कंपोनेंट निकलेगा यहाँ पे ये तो 1 हो जाएगा। तो क्या कंपोनेंट निकलेगा बेटा अपने पास? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन कितना? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बोलो यस। यस सर। अब इसने डीबी साइन फाई लेने के लिए जबरदस्ती में ये साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर दिया उस साइन के साथ, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, ये अपने पास आ गया, तो अपने पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकलेगा बेटा, जो अपने पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकलेगा वो कितना निकलेगा? देखिए ये अपने पास आ चुका है। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकलेगा बी नेट इक्वल टू 2 डीबी साइन फाई। बोलो बच्चों यस। यस सर। बेटा देखो डीबी साइन फाई इधर गया और डीबी साइन फाई इधर गया, तो 2 डीबी साइन फाई बेटा ये वाला ऐड हो गया, ये वाला ऐड हो गया, क्या 2 डीबी साइन फाई नहीं होगा? यस सर होगा। ये हो गया 2 डीबी साइन फाई। अब देखिए 2 डीबी साइन फाई हो गया। अब हमारे पास देखिए d2 की वैल्यू 2, dv की वैल्यू कितनी है? वही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बेटा ये r क्या था? ये जो r बना था आर स्क्वायर बन जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हाँ या ना? व्हाट हैपेंड यार, क्या हो गया यार? कैपिटल यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस बच्चों मेरे ये है r, ये है d, तो यार ये हाइपोटेनस जो स्मॉल r बनेगा बच्चों, ये क्या अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर नहीं बनेगा बच्चों? यस सर बनेगा। तो बेटा इसका स्क्वायर कर दिया तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो गया। बोलो यस। यस सर। और इसके बाद साइन फाई, साइन फाई कैसे आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो ये है फाई, तो साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? आर, और हाइपोटेनस कितना है? ये, तो मैं क्या लिखूंगा? आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा? तो ये अपने पास आएगा मल्टीप्लाइड बाई आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बोलो यस। यस सर। यस सर। ठीक है ना, तो हमारे पास कितना आ गया? देखो ये मैं लिखूंगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, यहाँ पे आ गया साथ में आर, और यहाँ पे आ गया कितना? कैपिटल आर, और यहाँ पे आ गया आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की होल पावर 3/2। 3/2 आया कि नहीं आया? यस सर आया। हाँ ठीक है ना, आईडीएल आर, और यहाँ पे आ गया अपने पास आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की होल पावर 3/2। चलो अब क्या किया जाए? अब इसके बाद हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने पास डी भी आया है, अब हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा बच्चों। आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2 आ गया है, अब केवल डीएल बचा है, तो डीएल को मुझे इंटीग्रेट करना है पूरे में। तो डीएल यदि इंटीग्रेट हो जाएगा तो 2 पाई आर क्यूब, तो 2 पाई आर आ जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर की पावर 3/2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बहुत बढ़िया, इसने ऐसे जड़े हैं तुक्के तरीके से। चलो बच्चों ये आ गया अपने पास डीएल, मैं लिख देता हूं आपके लिए एक बार। तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई की जगह आई जिंदाबाद, आर आई अपॉन आर स्क्वायर क्या था बच्चों आप लोग को याद होगा? स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की होल पावर 3/2 हो गया था, और ऊपर बच्चों आर आया था। बोलो यस। और यहाँ पे डीएल आया था। ठीक है बच्चों? यस। चलिए तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि टोटल फील्ड निकालना है। तो b इज इक्वल्स टू अपने पास हो गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो गया बाहर, और म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई हो गया बाहर, है ना।
आई भी बाहर हो गया, आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये भी बाहर ले लो, होल पावर 3/2, और इंटीग्रेशन के अंदर केवल बचेगा डीएल, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा केवल डीएल। तो आपको पता है कि कंप्लीट लेंथ का जो इंटीग्रल होता है वो होता है 2 पाई आर। बोलो यस। Yes, sir. तो बच्चों b इक्वल टू हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई है, बैठे रहो भैया, और r बैठे रहो तुम, dl की जगह क्या आ जाएगा 2 पाई r, और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। बच्चों पाई से पाई कैंसिल, 2 से कैंसिल 2 बार, तो रिलेशन देखो बच्चों मेरे, म्यू नॉट अपॉन 2, म्यू नॉट अपॉन 2, ऊपर r के साथ r यानी आर स्क्वायर, तो म्यू नॉट अपॉन 2, करंट बचा हुआ है तो आई, और यहाँ पे है आर स्क्वायर, और नीचे 2 और आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की होल पावर 3/2। बोलो बन गया? बन गया सर। चलिए नोट करिए, इस बच्चे ने जबरदस्त तरीके से घुमाया है, चेक करने वाले को गलत सलत भी कुछ भी कर दिया है, ठीक है ना, ऐसा कर दिया इसने। तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की होल पावर 3/2, रिलेशन सही लेकर के आया है, मूर्ख बना दिया है। चलो ये है, नोट कर लो बच्चों, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। कहो कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अभी मैं सोल्यूशन भेजूंगा इसको, तो आप लोग सिस्टमैटिक कर लेना। बेटा मैं आपको बता देता हूँ गलती क्या हुई है इससे। यहाँ पे dv की वैल्यू आ गई थी, फिर इसके बाद dv1 इक्वल टू dv2 मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि ये डिस्टेंस तो इक्वल है ना, चाहे ऊपर वाले लेंथ के लिए देखो चाहे नीचे वाले लेंथ के लिए देखो, ये डिस्टेंस इक्वल है। अब वो जो थीटा बनता है ये थीटा 90 डिग्री होता है, तो इसने ये थीटा 90 डिग्री यहाँ पे लिया नहीं, जबकि यहाँ पे क्या आएगा साइन 90। बोलो यस। क्योंकि क्या टेंजेंट है ना, ऊपर वाले से टेंजेंट है, और टेंजेंट हमेशा कितना डिग्री एंगल बनाती है 90 डिग्री रेडियस पे, यहाँ पे तो ये एंगल 90 होना था, और इसके कंपोनेंट टूटने थे dv sin phi, तो जुड़ करके जो हो जाते 2dv sin phi। अब फिर dv की वैल्यू और sin phi की वैल्यू रख करके इंटीग्रेट कर देना था, तो ये आ गया बच्चों अपने पास r इज म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। वेरी ना डन, अब कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर कोई दिक्कत चलिए अब इसके बाद कह रहा है कि बताइए सेंटर पर और r और d इक्वल टू कितना √3r, क्वेश्चन में देखता हूँ जरा कितना दिया था, सेंटर पर था और एक x इक्वल टू r√3, वो x को अपन ने जो d माना उसको x बोल दिया इसने, अपन ने जो d माना है उसको x बोल दिया। समझ गए कि नहीं समझे? ये हमने क्या माना है, d माना है, डिस्टेंस की नहीं माना। बोलो यस। यस सर। तो इसने इसको x बोल दिया है, तो x इक्वल टू कितना r√3 डिस्टेंस पर, कह रहा कि मैग्नेटिक फील्ड निकाल करके बताइए, रेशियो निकाल करके बताना सेंटर पे। तो सेंटर पे क्या होगा बच्चों, सेंटर पे एक तो मालूम होगा आपको d इक्वल टू 0 हो जाएगा, सेंटर पे कॉइल के ये जो d होगा ये 0 हो जाएगा, तो एक तो निकाल लो b सेंटर। तो बच्चों देखिए एट द सेंटर d इक्वल टू 0, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r³। बोलो यस। यस सर। यही तो आया बेटा, म्यू नॉट अपॉन 2 आया है, आई आया है, आर स्क्वायर आया है, और क्या आया है अंदर आया है डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, या आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। तो बच्चों अगर तुम d को 0 कर दोगे तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगा। तो क्या बच जाएगा अगर d को 0 कर दोगे, मतलब सेंटर पर निकालने के लिए d को 0 कर दो, क्योंकि सेंटर पर जाओगे तो ये एक्सिस में जो डिस्टेंस आपने d मानी थी कम 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 करके क्या हो गई 0। बोलो यस। यस सर। तो म्यू नॉट अपॉन 2 हो गया, ये म्यू नॉट अपॉन 2, ये हो गया आई आर स्क्वायर, और नीचे आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2, मतलब क्या बचा r की पावर 3, तो दो पावर से एक पावर कैंसिल, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r। आया कि नहीं आया? आ गया सर। तो सेंटर पर इंटेंसिटी हो गई म्यू नॉट आई अपॉन 2r। दूसरी इंटेंसिटी कहां पर बोल रहा है बेटा, d इक्वल टू √3r पे, d इक्वल टू √3r पे, यहीं पे बोल रहा है ना, d इक्वल टू 3r की √3r, एक बार चेक कर लूं, हाँ बिल्कुल सही, √3r बिल्कुल सही। तो बेटा यहाँ पे फॉर्मूले पुट कर दो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर पहले का पहले है, 2 भी पहले का है, आर स्क्वायर प्लस डी की जगह, तो बेटा √3r का स्क्वायर करोगे तो d का स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर 3,
और r का स्क्वायर r स्क्वायर होएगा कि नहीं होएगा बताओ? यस सर होएगा। होल पावर 3/2 बेटा, r स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर हो गया 4r स्क्वायर की होल पावर 3/2। बोलो यस। यस सर। तो बेटा म्यू नॉट Yes, आई sir. r स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट के 2r क्यूब आ जाएगा बाहर, है ना, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा देखो बच्चों, हाँ ये आ गया 4√3 का आ गया कितना 2√2 का होल क्यूब। इसको सॉल्व कर लो, इसमें इसको कैसे करता हूं मैं सॉल्व, देखो 4 की पावर 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2 और होल पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब 2 की पावर 3। तो बच्चों देखो यहां से 2 की पावर 3 बाहर आया मतलब 8, और 8 गुणे 2 मतलब कितना 16, और एक बच गया r, तो म्यू नॉट आई अपॉन 16r। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। अब अपन को Yes. b1 रेशियो b2 निकालना है, तो b1 कितना है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, b2 कितना है म्यू नॉट आई अपॉन 16r। तो म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कैंसिल, r से r कैंसिल, 16 सबसे ऊपर, और 2 नीचे, आंसर कितना हुआ 8:1। बोलो समझ में आया? Yes, sir. चलिए कर लोगे ना बच्चों अच्छे से? यस सर। ओके ठीक है। चलिए श्रुति पेपर कर लिया पूरा ये वाला, नहीं किया आज? बोलो बोलो। नहीं सर, कुछ क्वेश्चन भी किए। ठीक है बेटा, एक बार अच्छे से पेपर कर लेना, क्योंकि मैं बहुत सारे पेपर करवाऊंगा लगातार, तो कर लेना यार इस पेपर को। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है इसके बाद वाला, देखो कंसीडर अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद अ वेरिंग स्पीड, शो दैट हाउ क्रॉस द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन बी यूज्ड टू सेलेक्ट द पार्टिकल्स ऑफ परपेंडिकुलर वेलोसिटी। तो बच्चों ये क्या था, ये वेलोसिटी सिलेक्टर वाला डेरिवेशन है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पे लगने वाले फोर्स को क्यू वी के इक्वल कराते हैं, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाता है, और वेलोसिटी सिलेक्टर का फॉर्मूला बन जाता है v इक्वल टू ई अपॉन बी। ये वेलोसिटी सिलेक्टर का फॉर्मूला। दूसरा क्वेश्चन पढ़ दो श्रुति, नेम अनदर डिवाइस। Name another device the machine uses cross electric and magnetic fields. What does this machine do? What are the functions of magnetic and electric fields in this machine? Where do these fields exist in this machine? Write about their natures. ठीक है, तो ये जो है एक डिवाइस और मशीन के बारे में पूछ रहा है, जिसमें क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड काम करते हैं। ये मशीन का नाम साइक्लोट्रॉन है, और साइक्लोट्रॉन के बारे में पूरी बात पूछी गई है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में अपने पास जो है, सर हाँ बेटा बोलो। सर ये साइक्लोट्रॉन तो कैंसिल हो गया ना इस बार? हाँ साइक्लोट्रॉन हट गया है, ये पुराना पेपर है ना, इसमें नहीं हटा था, तो इस बार हट गया साइक्लोट्रॉन। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, और वाला पार्ट जो है, और वाला, हाँ और वाला पार्ट का क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, पढ़ो बेटा। ड्रॉ रे डायग्राम। Draw ray diagram showing the geometry of formation of image of a point object situated on the principal axis and on the convex side of a spherical surface of radius of curvature r. Taking the rays as incident from a rarer medium of refractive index n1 to a denser medium of refractive index n2, derive the relation n2 by v minus n2 by u is equal to n2 minus n1 by r, where symbols have their usual meaning. तो मैंने डिराइव क्या करवाया था बच्चों, देखिए μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस आपको याद होना चाहिए, ऐसा सरफेस हुआ करता था, बाहर पॉइंट ऑब्जेक्ट होता था, यहां से रे चलती थी, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा हुआ करता था, एक एंगल इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ मिला करता था, उसको हम बोलते थे गामा। रेस चलने के बाद जो है नॉर्मल की तरफ झुक जाती थी, और यहां आकर के फाइनल इमेज बनता था बीटा। याद आया, ऐसा कुछ कराया था? हाँ सर याद है। हाँ, इसके 4-6 डेरिवेशन थे, उसमें से एक डेरिवेशन आना ही आना है, ये अभी एक करेंगे। सेकेंड पार्ट पढ़ो बेटा, एक्सप्लेन ब्रीफली। Explain briefly how the focal length of a convex lens changes with increase in wavelength of incident light. चलिए तो वेवलेंथ के साथ बताना है शॉर्ट में कि फोकल लेंथ किस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस की चेंज होगी। कॉन्वेक्स के लिए आपको बताना है किस तरीके से चेंज होगी, बाय इंक्रीज वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। थर्ड पार्ट पढ़ो बेटा। What happens to the focal length of a convex lens when it is immersed in water? Refractive index of the material of lens is greater than that of the water. चलिए बताइए कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का जो है वो ज्यादा है, तो बताइए अगर इसको आप वाटर में डिप करेंगे तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस,
तो लास्ट के दो क्वेश्चन जो है वो मिरर्स फॉर्मूले पर बेस्ड, सॉरी वो लेंस मेकर फॉर्मूले पर बेस्ड है, और ऊपर का जो एक क्वेश्चन है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड है। चलिए सॉल्व कर दें, यही लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर्स के। चलिए तो देखेंगे मस्त एकदम तरीके से। ये देख लीजिए, पहले डायग्राम देख लो बच्चों अच्छे तरीके से, कैसा डायग्राम था आपको याद दिला देता हूं। ये है अपना बच्चों कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिकल सरफेस, ठीक है ना। ये अपने पास बच्चों दिख रही है क्या, ये बेस लाइन है, जाने दो जाने दो जाने दो। यस, ऑब्जेक्ट चला, अल्फा एंगल बनाया, ऑब्जेक्ट से चलने वाली पहली रे जो है सीधे निकल जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। ऑब्जेक्ट से चलने वाली पहली रे सीधे निकल गई, दूसरी रे जो यहां चली जा करके नॉर्मल के साथ, नॉर्मल का एंगल बच्चों बना लो गामा, ये वाला एंगल गामा, ये नॉर्मल के साथ गई बट रेयर से डेंसर में नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी और फाइनली जा करके बीटा एंगल बनाएगी और यहां पर बन गई इमेज। बोलो यस। यस सर। बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 जिसको मैं μ1 बोलता था, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2 जिसको मैं μ2 बोलता था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए ठीक है, ओके। ओके तो देखिए यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लग रही है, ये है इंसिडेंस एंगल आई, ये है इंसिडेंस एंगल आई और ये है रिफ्रैक्शन एंगल आर। तो रिफ्रैक्शन एंगल आर, तो देखिए सबसे पहला जो दिख रहा है हमको कि ये जो गामा है वो है आर प्लस बीटा। तो बच्चों लिखो गामा इज इक्वल्स टू आर प्लस बीटा, लिखो गामा इज इक्वल्स टू आर प्लस बीटा। जो गामा है वो आर और बीटा का एक्सटीरियर एंगल है ना। तो आर इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, गामा माइनस बीटा हुआ ना। ये देखो आर इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलो ठीक है ना। अब दूसरा एंगल देखो बेटा, आई, आई किसका एक्सटीरियर एंगल है, एरिना, अल्फा का और गामा का, है ना। यस सर। हाँ यस तो सर। लिखो आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। चलो अब अल्फा बीटा गामा को हम लिख लेते हैं। आपको मैंने बताया था कि एंगल्स बहुत स्मॉल होते हैं, सो इसलिए अल्फा इज नियर अबाउट 10 अल्फा एंड बीटा इज नियर अबाउट 10 बीटा एंड गामा इज नियर अबाउट 10 गामा। याद आ गया? यस सर, याद आ गया। अब 10 अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो बेटा यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, परपेंडिकुलर का पॉइंट ऊपर है डी और नीचे है एन, तो परपेंडिकुलर सबका बनेगा डीएन, तो पहला बनेगा डीएन अपॉन ओएन। तो बेटा 10 अल्फा लिख लो डीएन अपॉन ओएन। 10 बीटा क्या बनेगा बेटा, देखो 10 बीटा यहां से 10 बीटा इज इक्वल टू डीएन अपॉन आई एन, डीएन अपॉन आई एन 10 बीटा एंड 10 गामा इक्वल टू डीएन अपॉन सी एन, डीएन अपॉन सी एन। ये 10 गामा बन गया, ठीक है ना बच्चों? यस सर ठीक है। ओके चलिए अब देखिए स्नेल्स लॉ लगाना पड़ता है। स्नेल्स लॉ क्या होता है, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, याद होगा आपको। तो म्यू साइन आर इक्वल टू साइन आई हो जाता है, म्यू साइन आर इक्वल टू साइन आई, म्यू साइन आर इक्वल टू साइन आई। अब एंगल छोटे हैं तो साइन आर इज नियर अबाउट आर एंड साइन आई इज नियर अबाउट आई, म्यू आर इक्वल टू आई। बोलो यस। यस सर। हाँ बेटा जो म्यू है वो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कहां से चल रही है लाइट, 1 से लेके ट्यूब की तरफ, है ना। तो ज्यादा बेटर इसको क्या लिख सकता हूं मैं, म्यू टू बाई म्यू वन, म्यू टू बाई म्यू वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई की जगह आई और यहाँ इसकी जगह आर। तो बेस्ट तरीका है इसको लिखो म्यू टू आर इक्वल टू म्यू वन आई। बोलो हाँ। हाँ सर। तो ये देखो बेटा N2R, अच्छा है इसमें अपना तो N2 चल रहा है, तो बेटा जहां मैंने μ1 लिखा वहां पे आप N1 लिख लो और यहाँ N2 लिख लो, लिख लो N1I इक्वल टू N2R।
N1I इक्वल टू N2R। क्या लिख लिया अपन ने? N1I इक्वल टू N2R। N1I इक्वल टू N2R। ठीक है बच्चों? ठीक सर। हाँ, अब देखिए बच्चों I की वैल्यू क्या निकली है बच्चों अपनी? अल्फा प्लस गामा। तो N1 ब्रैकेट में अल्फा प्लस गामा इक्वल टू N2 ब्रैकेट में R की वैल्यू क्या निकली है बच्चों? गामा माइनस बीटा। देख लो कितनी है ना? गामा माइनस बीटा। R की वैल्यू गामा माइनस बीटा। तो N1 अल्फा प्लस गामा इक्वल टू N2 गामा माइनस बीटा। तो N1 अल्फा प्लस गामा इक्वल टू N2 गामा माइनस बीटा। N1 अल्फा प्लस गामा इक्वल टू N2 गामा माइनस बीटा। देखिए बच्चों N1 अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस dn अपॉन ON। बेस क्या था? अल्फा का ON। गामा dn अपॉन बेस NC। N2 गामा की जगह dn अपॉन NC माइनस dn अपॉन NI। क्लियर है ये वाला स्टेप कि नहीं है क्लियर? बताओ। क्लियर है हाँ सर। ठीक है, डायग्राम बना लो और क्लियर हो जाएगा। युवराज मोबाइल रख के ऊपर आओ। चलो हाँ बेटा, dn dn कैंसिल कर दो तो क्या बन गया? बैठो वहां। हाँ देखिए बेटा क्या करेंगे? देखिए N1 का मल्टीप्लाई कर दो N1 अपॉन NO, N1 अपॉन NC, N2 अपॉन NC माइनस N2 अपॉन NI। ठीक है बच्चों? ठीक है सर। चलिए देखिए, देखिए NC और NC को एक साथ ले लो। तो ये वाला NC अगर इधर भेजोगे तो बच्चों N2 माइनस N1 अपॉन NC और ये आ जाएगा N1 अपॉन NO प्लस N2 अपॉन NI। डन? डन सर। चलिए एक कन्वेंशन इसमें करना पड़ेगा बच्चों कि जो मतलब स्मॉल एपर्चर के लिए अगर एपर्चर स्मॉल होता है तो ये जो पॉइंट N था वो P के बहुत पास में था, मतलब इसको पोल पे मान लेते हैं। तो जहां जहां N है बच्चों दैट इज नियर अबाउट टू P। जहां जहां N है वहां वहां P हो जाएगा। तो बेटा N1 अपॉन PO, N1 अपॉन PO एंड N2 अपॉन PI इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन PC। तो बच्चों देखिए N1 अपॉन PO, PO क्या होता है बेटा? PO चलने के लिए आपको इधर से बैक साइड चलना पड़ेगा, मतलब माइनस U। तो देखो N1 के नीचे आएगा बेटा माइनस U, है ना श्रुति? यस सर। हाँ N2 NI देखो बेटा NI राइट साइड में जाना पड़ेगा इधर। तो बताओ प्लस V होगा कि माइनस V? प्लस V। हाँ इक्वल टू N2 माइनस N1। देखो बेटा कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स की रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इस तरफ होती है पॉजिटिव। तो PI क्या होगी? R। तो लिखिए NC होगी R। N2 माइनस N1 अपॉन R हो गया प्रूव। यस सर। N2 अपॉन यस V सर। माइनस N1 अपॉन U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। ठीक है बच्चों? ठीक है सर। चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया है कि वेवलेंथ के साथ रिलेशन बताइए। तो देखिए बच्चों आपको पता है कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू या म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर वेवलेंथ बढ़ता है तो लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों? घटता है। बोलो यस। यस सर। तो अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा बच्चों, मतलब म्यू म्यू होगा, म्यू जो हो जाएगा क्या होने लगेगा? डिक्रीज होने लगेगा। बोलो यस। यस सर। तो म्यू डिक्रीज होने लगेगा, मतलब ये म्यू माइनस वन भी डिक्रीज होने लगेगा, मतलब ओवरऑल टर्म डिक्रीज होने लगेगा। मतलब जब ये ओवरऑल टर्म डिक्रीज होगा तो 1/f डिक्रीज होगा, और 1/f अगर डिक्रीज होगा तो इसका मतलब f क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज करेगा। मतलब अगर आप वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो फोकल लेंथ लेंस की क्या होगी? इंक्रीज करेगी। समझ में आया? यस सर। हाँ लिखिए। यस सर। तो लिखिए व्हेन द वेवलेंथ ऑफ द फोकल लाइट इज इंक्रीजेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डिक्रीज करेगा तो ये टर्म छोटा होता जाएगा।
तो 1/f छोटा होता जाएगा, मतलब f इंक्रीज होता जाएगा। समझ में आया? Yes, यस sir. सर। हाँ, मतलब एक तरीके से क्या हो गया, f इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जितना कलर मतलब वेवलेंथ हाई होगी उतनी ज्यादा फोकल लेंथ होगी, f इंक्रीज करेगी। तो यदि मैं आपके सामने दो लाइट दे दूं, एक मैं आपके सामने दे दूं रेड कलर की लाइट और एक आपके सामने मैं दे दूं वॉयलेट कलर की लाइट, तो बच्चों रेड कलर की फोकल लेंथ ज्यादा होगी, वो दूर में फोकस होगी, और वॉयलेट कलर पास में फोकस होगी। ये देखिए, ये देखो वॉयलेट कलर जल्दी फोकस हो गई क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है, तो वेवलेंथ कम होगी तो फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट कलर कम होगी, और रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है तो रेड कलर की फोकल लेंथ ज्यादा होगी। बोलो यस की नो? Yes, sir. यस चलिए, सर। तो ये रिलेशन लिख लो अच्छे से। आ गया समझ में? यस सर, आ गया। चलिए थर्ड बात करते हैं, तीसरा और लास्ट। तीसरा कह रहा है कि बताइए कि क्या होगा। तो भाई किसके बारे में? अच्छा, मीडियम के बारे में कहा गया। चलिए भाई, हाँ ठीक है, काम करो युवराज। तो अगला देखिए, थर्ड पार्ट कहा गया है, तो थर्ड पार्ट के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो मीडियम चेंज करने का फॉर्मूला लग रहा है। तो कह रहा है कि थर्ड पार्ट में कि आपने एक लिक्विड में लेंस को डाल दिया है, आपने एक लिक्विड में लेंस को डाल दिया है, और जरा देख ले भाई किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द वाटर। ओके, वाटर में डाला है और म्यू वाटर है और म्यू ग्लास है, और कह रहा है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। चलिए बच्चों, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/f इक्वल टू 1/f इक्वल टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब लाइट जहां से चलती जहां जाती है, मतलब W म्यू जी। W म्यू जी का मतलब क्या हुआ बच्चों, म्यू जी अपॉन म्यू W। बोलो यस की नो? Yes, sir. तो म्यू जी यस सर। अपॉन म्यू W माइनस वन, म्यू जी अपॉन म्यू W माइनस वन, 1/R1 माइनस 1/R2। लो भैया, 1/R1 माइनस 1/R2। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, समझ में आ जाएगा बच्चों। 1/f इक्वल टू बेटा म्यू जी माइनस म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू डब्ल्यू, बस इसी से। और 1/R1 माइनस 1/R2, इनका कोई पंगा नहीं है बच्चों। देखो, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, मतलब लाइट जो है लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आ रही है। तो ग्लास माइनस, ज्यादा में से कम माइनस करोगे, बताओ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? सर पॉजिटिव। Positive. मतलब 1/f क्या हुआ, पॉजिटिव। तो भैया f भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, कॉन्वेक्स की कि कॉनकेव की? कॉन्वेक्स की, क्योंकि मुझे लगता है कॉनकेव का चश्मा कॉनकेव की नेगेटिव होती है, तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। बोलो यस। Yes, यस sir. सर। अब देखिए हो क्या जाएगा। पहले कह रहा था कि इसको इमर्स किया गया है वाटर में, तो वाटर में इमर्स करोगे, पहले एयर में था, पहले एयर में रहा होगा, एयर में जब रहा होगा तब उस समय म्यू जी अपॉन म्यू ए, उस समय म्यू जी अपॉन म्यू ए रहा होगा, मतलब म्यू जी माइनस म्यू ए रहा होगा, ठीक ना। बट जैसे ही आपने यहाँ पे वाटर इंसर्ट किया तो म्यू जी माइनस म्यू डब्ल्यू, मतलब ये जो क्वांटिटी है ये क्या हो गई, छोटी हो गई। बोलो बच्चों यस और नो? Yes, sir. तो ये क्वांटिटी छोटी हो गई, मतलब 1/f छोटा हो गया, मतलब f क्या हो गया, बड़ा। नहीं है समझ में? हाँ, हाँ सर, आ गया. हाँ, मतलब रिलेटिव, मतलब जैसे ही आपने पानी में इंसर्ट करोगे तो जो होगा अपने पास जो फोकल लेंथ होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। डन? Done, sir. तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डिक्रीज हो रहा है, तो म्यू डिक्रीज हो रहा है मतलब कि 1/f क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। है ना? क्लियर नहीं हुआ मुझे लगता अच्छे से, है ना? सर लास्ट वाला थोड़ा चलो समझाइए। देखो बेटा, देखो कंपैरिजन किसका था, हवा से था पानी का। तो पहले में 1/f जब वो हवा में था तो बेटा यहाँ पे आ रहा था आपको पास, याद करो, a म्यू w माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R2। बोलो यस।
यस सर। और जैसे आपने लिक्विड में डुबा दिया तो 1/f हो गया जी म्यू डब्ल्यू माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। बोलो यस और नो। यस सर। अब ए म्यू डब्ल्यू में लाइट जो है वो एयर से वाटर में जा रही है, मतलब म्यू वाटर अपॉन म्यू एयर। बोलो यस। यस सर। सेकेंड केस में है म्यू वाटर अपॉन म्यू ग्लास। यस और नो। यस तो सर। बेटा ये एयर की तुलना में तो ग्लास डेंसर होता है, तो ये टर्म छोटा हो गया ना। अच्छा यस सर, तो हाँ बेटा हो जी गया। म्यू डब्ल्यू छोटा हो गया, जी म्यू डब्ल्यू छोटा हो गया तो ओवरऑल ये वाला टर्म क्या हो गया, और छोटा हो गया। ये और छोटा हो गया, इसका मतलब 1/f छोटा हो गया, और 1/f छोटा हो गया मतलब f बड़ा हो गया। इंक्रीज हो। समझ में आया कि यस नहीं सर, आया? आ गया सर। सो f इंक्रीजेस। क्लियर है? क्लियर सर। चलिए ये 21 वाले की यहाँ पे याद आ गई इसको, 21 क्वेश्चन की बच्चे को। y1 इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, y2 इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, दोनों को जोड़ दिया तो ए कॉमन लेके कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फिर ए कॉस ओमेगा टी कॉमन ले लिया इससे, इससे ए कॉस ओमेगा टी, तो क्या बच गया इसके पास 1 प्लस कॉस फाइव माइनस साइन ओमेगा टी साइन फाइव। अच्छा तो ये डिस्प्लेसमेंट दोनों का वेव इक्वेशन लिख दिया है, और जांचने वाले ने लिख दिया है रिपीट। ये देख लीजिए रिपीट, क्योंकि इस बच्चे ने यहाँ पे रिपीट किया है। दिख रहा है बच्चों आप लोग को रिपीट लिखा हुआ? यस सर। हाँ तो ये 21 वाला क्वेश्चन है, जांचने वाले ने रिपीट लिख दिया है कि आपको इस पे दोबारा नंबर नहीं मिल सकते हैं, ये आपने रिपीट किया है। चलिए तो बच्चों पेपर आपका पहला हो गया है डन। कैसा लगा आप लोग को ये पेपर करके? सर अच्छा लगा। चलिए Yes, sir. ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट पेपर हो गया आपका डन।